Hello, myself is Shukla and this is your प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का यूज क्या होता है। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन, मेन पॉइंट पर जो अपने चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन, हम उस पर आएंगे, उस पर देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे ये होता है, कैसा प्रोसेस है। उसके बाद इसके कुछ लॉज हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कोई ग्लास की सीट है, अ ग्लास सीट इन विच वन साइड इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। एक ग्लास की सीट है जिसका एक साइड, मान लीजिए उसमें दो साइड है, ठीक है। ग्लास की सीट है, दो साइड्स है, भाई साइड्स दो ही होंगे। तो अगर उसमें की एक साइड्स को हम सिल्वर की मेटल से कोटेड कर दें तो वो कैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर के जैसा। लिख लेते हैं इसको, अ प्लेन ग्लास सीट, अ प्लेन ग्लास सीट in which one side is coated with thin layer of silver metal, thin layer of silver metal is called plane mirror, is called प्लेन मिरर। ठीक है, क्या है कि एक प्लेन ग्लास सीट इन विच वन साइड इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मान लीजिए कि एक ग्लास की सीट है, ठीक। अब इसमें ग्लास की सीट में एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो इसमें अगर हम एक साइड सिल्वर की मेटल की कोटिंग कर दें, एक साइड हम अगर सिल्वर की मेटल की क्या कर दी, ये कोटिंग है, सिल्वर्ड कोटिंग है, इसको हम सिल्वर्ड भी बोलते हैं, इसको हम सिल्वर्ड भी बोलते हैं। सिल्वर की कोटिंग को अगर हम सिल्वर भी बोल दिए तो ये मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग हुई है, ठीक है। तो इधर सिल्वर की कोटिंग हो गई है तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, प्लेन मिरर के जैसा, ठीक है। अब प्लेन मिरर तो आप समझ गए क्या होता है। अब प्लेन मिरर का यूज क्या है, प्लेन मिरर का यूज क्या है, प्लेन मिरर का यूज क्या है बताइए। तो देखिए घर में ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं, वो क्या होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है। उसमें एक साइड क्या हुई रहती है, कोटिंग, उसमें एक साइड क्या हुई रहती है, कोटिंग। देखिए कोटिंग सिल्वर की मेटल की ही जरूरी नहीं है, कोटिंग सिल्वर के मेटल की भी जरूरी नहीं है, ब्लैक पेंट की भी हम कोटिंग कर सकते हैं। सिल्वर यहाँ पर हमने इसलिए बताया कि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। अगर हम पीछे साइड सिल्वर की कोटिंग कर देंगे तो कोई चांस नहीं होगी लाइट बाहर चली जाए, वो एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट कराएगा, लाइट को थोड़ा भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। वो जितनी लाइट जाएगी उतनी लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। तो मतलब सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, इसलिए हमने यहाँ पर सिल्वर का जिक्र किया। बाकी यहाँ पर आप ब्लैक पेंट की भी कोटिंग कर सकते हैं और आप जैसे चाहें जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो सिल्वर होता है वो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। सिल्वर क्या है, सिल्वर लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है। अच्छा अभी इसका यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहला यूज है क्या बनाता है, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स। इसको हम ड्रेसिंग मिरर्स में भी यूज करते हैं, बार्बर शॉप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बार्बर शॉप। भाई जो बार्बर शॉप में, मतलब जो नाई की दुकान में जो मिरर होता है वो भी क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है, क्योंकि उसके भी उस साइड क्या रहती है, कोटिंग। अगर कोटिंग रहे ना, कोटिंग रहे ही ना तो अपना चेहरा ही नहीं देख पाएंगे। क्या नहीं देख पाएंगे, चेहरा। तो कोटिंग का रहना इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी कलर की कैसी भी कोटिंग हो सकती है, बट कोटिंग का रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये दो हो गए। उसके बाद तीसरा है, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर।
इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। इसका कहाँ यूज किया जाता है? सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? प्लेन मिरर का यूज सोलर कुकर में भी किया जाता है। क्लियर है? ये जो है सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। तो ये पूरी कहानी है प्लेन मिरर की और इसके यूजेस की, ठीक है ना। प्लेन मिरर बनेगा कैसे भाई? अगर आप मान लीजिए आपके पास प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है ना, तो एक ये मान लीजिए ये क्या हमारे पास ग्लास शीट है, तो हम इसमें एक साइड क्या कर दें? कोटिंग कर दें। इसमें एक साइड क्या कर दें? कोटिंग कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम बना कैसे सकते हैं? ग्लास शीट से हम प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे? एक साइड कोटिंग करेंगे। वो कोटिंग कैसी भी हो सकती है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, पास ना हुआ, ठीक है ना, इधर से उधर। क्लियर? पास करके इसको नोट कीजिए, पास करके नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। ओके। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, सब इसको देखना है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लगा लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। भाई ये बताइए, आपके पास क्या है? प्लेन मिरर है। आपके पास क्या है? मान लीजिए कि आपके पास क्या है? प्लेन मिरर है। अभी तो प्लेन मिरर बना नहीं भाई, एक साइड आप कोटिंग करेंगे ना। ये क्या हम कर रहे हैं? कोटिंग कर रहे हैं, या फिर इसको हम बोल रहे हैं सिल्वर्ड कर दिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई लाइट यहां से आपके इस प्लेन मिरर पर आएगी, कोई लाइट आपके इस प्लेन मिरर पर आएगी, यहां पर इंसिडेंट होगी, कोई एक इंसिडेंट लाइट आ रही है, मान लीजिए एक इंसिडेंट लाइट ये है, इंसिडेंट लाइट क्या होगी? आएगी। तो ये बताइए, ये इंसिडेंट लाइट आए तो क्या इसको ये पार कर जाएगी? ये इंसिडेंट लाइट आ रही तो क्या इसको ये पार कर जाएगी? बिल्कुल नहीं। पार ना करके ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब फिर से उसी मीडियम में लौट जाएगी। फिर से उसी मीडियम में किसी एंगल पर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। भाई ये इंसिडेंट लाइट आई, क्लियर। अब ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, हम यहां से अगर बीच से नॉर्मल एक खींचें, अगर एक बीच से हम नॉर्मल खींचने का प्रयास करें, तो देखिए नॉर्मल खींचने के बाद ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा कि नहीं? नॉर्मल खींचने के बाद कुछ एंगल ये बनेगा, ये वाला, और कुछ एंगल ये बनेगा। बताइए भाई, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल आई हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल आर हो जाएगा। ये इंसिडेंट एंगल है तो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाला एंगल, रिफ्लेक्टेड रे से और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? रिफ्लेक्टेड एंगल वही तो होगा भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है इतना? बताइए। हाँ, एक यहाँ खास बात, एक जो अच्छी बात है ये है कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब जितने एंगल पर एंगल इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे जितने एंगल पर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा। ठीक, ये लॉ है। अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या हुआ? एक इंसिडेंट रे आई और एक ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ठीक, इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, क्योंकि ये सरफेस क्या है? कोटिंग है इस पर, इस सरफेस पर, इसलिए ये इधर आएगी नहीं। अच्छा, क्या है बताइए, मीडियम सेम ही है कि नहीं भाई? यहाँ अगर मान लीजिए एयर है तो उसी सरफेस में निकल रही, तो यहाँ भी तो एयर ही होगा, मीडियम तो अलग नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। क्या है? द फिनोमेना ऑफ
of bouncing back of light after striking the surface in the same medium. In the same medium is called reflection of light. Is called reflection of light. क्या है कि the phenomena of bouncing back of light after striking the surface, मतलब कि लाइट के बाउंस बैक हो जाने का फेनोमेना सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद, सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद प्लेन मिरर यहाँ पर अपना क्या है, सरफेस है, सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद लाइट का बाउंस बैक हो जाना इन अ सेम मीडियम, उसी मीडियम में ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब मान लीजिए कोई ये लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक लाइट आ रही है, ये लाइट आई और लाइट लड़ने के बाद ये क्या हो गई, इसी मीडियम में फिर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होता है। फिर इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी हैं, कुछ लॉज भी हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी ये फिनोमेना होगा भाई, जब भी ये फिनोमेना होगा, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। जितने एंगल पर लाइट आ रही होगी उतने ही एंगल से क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, हमेशा ये बात ट्रू रहेगी। तो इसको यहां पर पहला लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो पहला लॉ है। एक सेकेंड लॉ है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे कॉमा नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence all lie in the same plane। दूसरा ला ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, मतलब ये जो रे आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये जो रे जा रही है, और जो नॉर्मल है, वो सभी एक ही सरफेस पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पर है। भाई देखिए, इंसिडेंट रे भी यहीं पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से निकल के गई है, नॉर्मल भी यहीं मिल रहा है। तो जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो इंसिडेंस पॉइंट, मतलब वो सभी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, जो नॉर्मल है, वो सभी एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है। क्लियर, ये क्या है इसका, इसका है सेकंड लॉ, इसका क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। यहाँ एक स्पेशल केस बनता है रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्लेक्शन केस में स्पेशल केस क्या है, मान लीजिए, कहा लिखिए, यहाँ लिखिए, हाँ, स्पेशल केस क्या बनता है इसके केस में। मान लीजिए अपना ये सरफेस है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, कोटिंग कर दी है हमने, ठीक, क्या है, प्लेन मिरर है, हमने कोटिंग कर दी। अगर मान लीजिए जो लाइट है, जो लाइट है वो जो है 90 डिग्री एंगल बना रही है, जो लाइट है वो बिल्कुल सीधे आ रही है, नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब जहां से नॉर्मल आती है वहां से आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जो लाइट है और जो सरफेस उसके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बढ़ रहा है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, तो वहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो लाइट सीधे क्या होगी, निकल जाएगी, उस लाइट सीधे क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक केस बन सकता है कि क्या ऐसा भी कोई केस होता है जहां पर रिफ्लेक्शन ना होता हो, जहां पर
रिफ्लेक्शन ना होता हो। तुम्हारा आंसर होगा यस। इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब लाइट आती है, जब लाइट आती है तो डायरेक्ट सीधे क्रॉस करते हुए निकल जाती है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कीजिए। हो गया? ओके। फिर इसके बाद आता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में थोड़ा भी इसकी, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ओ स्फेरिकल मिरर। वहां पर कॉनकेव मिलेगा आपको, कॉन्वेक्स मिलेगा, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा। तो वहां पर आपको रियल इमेज मिलेगी और वर्चुअल इमेज। तो आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी पता होना इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगाइए रियल इमेज और यहां पर एक वर्चुअल इमेज। ठीक, देखिए रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये जो रियल इमेज होती है ये रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। ये रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, ठीक है ना। ये इमेज तभी बनती है जब दो लाइटें आपस में सही इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये जो रियल इमेज है, ये रियल इमेज तभी बनती है जब एक लाइट ये जा रही है और एक लाइट ये जा रही है। जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी तब क्या बनेगा? रियल इमेज। मतलब जब सही में, रियल नाम ही बता रहा है रियल, ठीक है ना। तो जब रियल इंटरसेक्शन होगा तभी रियल इमेज फॉर्म्ड होंगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। मतलब ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं होती हैं। कोई एक लाइट इधर जाती रहती है, कोई एक लाइट इधर जाती रहती है, तो इसको हम इमेजिनरी बनाने के लिए ये इमेज हम पीछे फॉर्म करवा देते हैं ऐसे। यहाँ पर ये लाइट ऐसे दूर दूर निकल रही हैं, लेकिन हम इमेज फॉर्म करवाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम पीछे की तरफ बता देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इमेज पीछे की तरफ क्या होगी, फॉर्म होगी। बट ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं होती। इसको हम जबरदस्ती इंटरसेक्शन से कराते हैं फॉर्म करवाने के लिए। क्लियर है? तो वर्चुअल इमेज ऐसी होती है कि वो विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज के उससे बनती है। क्लियर है? अच्छा, रियल इमेज जो है उसको हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। भाई रियल है तो उसको हम स्क्रीन पर दिखा ही सकते हैं। उसको हम स्क्रीन पर दिखा ही सकते हैं कि हाँ ये रियल इमेज बन रही है। दिखा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्योंकि वो तो रियल इमेज बन रही है। बट वर्चुअल क्या है? वो तो विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन, वो तो इमेजिनरी इमेज है ना। उसको हम न स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। बस हाँ उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये इमेज ऐसे फॉर्म होगी। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है? इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। बट ये क्या है? इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। क्लियर? एक मिनट थोड़ा। ठीक है, तो इसको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और इसको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। ठीक। फिर थर्ड क्या है? इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये जो है मिरर के सामने फॉर्म होती है। इट इज फॉर्म्ड
इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने बनती है। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मान लीजिए क्या है, ये हम मिरर हैं, तो ये हमारे सामने बनेगी ये इमेज। ये इमेज क्या बनेगी, हमारे सामने बनेगी। तो ये मिरर के जस्ट सामने फॉर्म होती है, और ये इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के क्या होती है, पीछे बनती है। ये मिरर के पीछे बनती है। क्लियर। तो पहला था क्या, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, ये बिना एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। ठीक है, ये इसको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर दिखा ही नहीं सकते। तीसरा क्या है कि ये मिरर के सामने बनती है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। क्लियर। इसको पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए इसको। 1 2 3 नोट कर लिए, इरेज दें। चलिए, अच्छा मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको किसी मिरर में फुल इमेज देखनी है अपनी, तो जो मिरर की साइज होनी चाहिए वो आपसे बड़ी होनी चाहिए या आपसे छोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको फुल इमेज देखनी है, तो आपकी हाइट कैसी होनी चाहिए, मतलब मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपसे बड़ी या आपके बराबर या आपसे कम। तो आंसर हमारा ये होगा कि अगर हमें अपनी पूरी फुल इमेज किसी मिरर में देखनी है, तो हमें एक ऐसा मिरर चाहिए, हमें एक ऐसे मिरर की जरूरत है जो कि हमारे हाइट के हाफ के इक्वल हो। मतलब अगर मेरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, और छोड़िए 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिरर की हाइट, तभी हम उसमें अपना फुल इमेज देख सकते हैं। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। टू व्यू फुल इमेज ऑफ एनी पर्सन, टू व्यू फुल इमेज ऑफ एनी पर्सन, द मिनिमम size required is equal to half of the person height। ठीक, is equal to the half the हाइट ऑफ पर्सन। मान लीजिए कि ये एक आदमी है, बालक है। ठीक है, क्या है कि ये बालक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी फुल इमेज किसी एक मिरर में देखने के लिए उस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि जितना आदमी की हाइट होनी चाहिए उसका हाफ मिरर की हाइट होनी चाहिए, तभी हम फुल इमेज किसी भी पर्सन की देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपना आज का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्लेन मिरर पढ़ा, उसके यूजेस पढ़े। ठीक है, फिर रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैसे मतलब कि हम फुल इमेज देख सकते हैं किसी भी मिरर में, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, वहां हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक, अभी आपको जो क्वेश्चन जो है, इस पर क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल तो क्वेश्चन सब बनेगा नहीं भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे भाई एंगल आई या फिर एंगल आर निकालने के लिए नॉर्मल से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट तो थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो आपको डीपीपी में मिल जाएंगे, आप डीपीपी सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।